आई लव यू। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मंजू अपने घर का काम निपटाकर बैठ जाती है और तभी उसे अपने मोबाइल की मैसेज टोन सुनाई देती है। अपना फोन उठाकर वो फौरन मैसेज देखती है। वो मैसेज फेसबुक के मैसेंजर का था, जिसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराती है क्योंकि ये उसके पास आई एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। मंजू के लिए ये करीब करीब रोज का काम था। दिन में अपना काम निपटाने के बाद वो फोन पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर नए नए दोस्त की रिक्वेस्ट को खंगालती और फिर अपनी जिंदगी में खो जाती। 40-42 साल की मंजू अबोहर के इस मकान में अपनी बेटी के साथ रह रही थी। करीब 5 साल पहले उसके पति की मौत के बाद किसी ने भी इस घर में किसी मर्द को नहीं देखा था। मंजू फितरतन अकेले रहना ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए उसने मोहल्ले के लोगों के साथ भी जरूरी नाता ही रखा था। बहुत मेलजोल ना होने की वजह से भी कोई उसके घर नहीं आता था और ना ही वो किसी के घर जाती थी। उसकी सयानी होती 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी। पिछले कुछ अरसे से उसने एक स्मार्टफोन लेकर उसे ऑपरेट करने का सलीका सीख लिया था, लिहाजा अब उसके लिए वक्त काटने की कोई दुश्वारी भी नहीं थी। मंजू मोबाइल को बड़े गौर से देख रही थी। शायद रिक्वेस्ट भेजने वाले की प्रोफाइल में खासी दिलचस्पी पैदा हो रही थी। कुछ देर तक प्रोफाइल को गौर से देखने के बाद वो खुले आसमान की तरफ देखने लगती है और फिर वो मोबाइल उठाकर उसका बटन दबाती है। शायद उसने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। इसके बाद वो मोबाइल पर ही मैसेज टाइप करने लगती है। मैसेज लिखते वक्त उसकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट में तब्दील हो जाती है और फिर मोबाइल को उसी तरह बंद करके अपनी गोद में रख लेती है। इसके बाद अपनी चुन्नी का कोना पकड़कर चेहरे पर छलक आए पसीने को पोंछने लगती है। चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी बरकरार है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। माँ, माँ, इतनी गहरी नींद में लगता है काफी थक गए थे। हाँ बेटा, दिन भर काम करो, लेकिन काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कहने को हम सिर्फ 2 हैं, लेकिन लगता है कि पूरे मोहल्ले का काम हम ही करते हैं। आप ना चिंता मत करो, एक बार मेरे इम्तिहान हो जाए फिर ना पूरे घर का काम मैं ही कर दिया करूँगी। हाँ बेटा, एक तेरा ही तो सहारा है। अच्छा ये बता, तू कॉलेज से कब आई? पता ही नहीं चला। बिल्कुल अभी आई माँ। आप ना अपने मोबाइल से खेलिए, मैं टीवी देखने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे इतने सारे मैसेजेस, कौन है? बड़ा परेशान लग रहा है बेचारा। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। पूरी तरह से तन्हा मंजू का मन अब ज्यादातर वक्त मोबाइल पर ही बीतता था, क्योंकि मोबाइल में उसे कुछ ऐसा मिलने लग गया था जिस वजह से उसका मन अब घर के कामों में नहीं लगता था और इसी वजह से अब घर पूरी तरह से बिखरा बिखरा रहता था। चीजें पहले की तरह सही तरीके से नहीं रखी होती थी और इसी बात को लेकर अक्सर मंजू की बेटी अपनी माँ को ताने दिया करती थी। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं इश्क वायलेंट लव स्टोरी। अपनी माँ के अकेलेपन को दूर करने की गरज से ही दीक्षा ने जिद करके मंजू को एक स्मार्टफोन दिलवा दिया था, ताकि वो उसके जरिए ही सही कम से कम घर से बाहर तो निकले। क्योंकि पिता की मौत के बाद दीक्षा ने कभी भी अपनी माँ को हंसते मुस्कुराते और घर के बाहर जाते बहुत कम देखा था। कुछ ही दिनों में मंजू भी स्मार्टफोन को ऑपरेट करना अच्छी तरह से समझ चुकी थी और अब तो चैटिंग में उसका वक्त गुजरता था। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दोस्त बनाना भी उसे आ गया था। इसी सिलसिले में फेसबुक पर मंजू की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो था तो हिंदुस्तान से कोसों दूर, लेकिन बातचीत के सिलसिले में मंजू उसे अपने बेहद करीब महसूस करने लगी थी। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर वो दिन भी आ गया
जब उस दूर के दोस्त को करीब लाने के लिए वो अपनी बेटी को साथ लेकर अमृतसर जा पहुंची। दीक्षा, ओ दीक्षा, जल्दी करो, फ्लाइट अब तक आ भी चुकी होगी। एयरपोर्ट के लिए देरी हो रही है। अब तक फ्लाइट आ भी चुकी होगी। विजय ये सोचेगा कैसे लोग हैं, अभी तक बुलाकर आए भी नहीं। मैं तो कब से तैयार हो चुकी हूँ और आपसे भी इतनी बार बोल चुकी हूँ चलने के लिए। एंड वहाँ ड्राइवर ने इतनी बार आवाज लगा दी है, लेकिन आप हैं, आपको सजने से ही फुर्सत नहीं है। वैसे सच तो ऐसे रही हो जैसे कि वहाँ आपका दूल्हा आ रहा हो। चल हट बेशर्म, आई बड़ी दूल्हे वाली। मैं तो बस ये देख रही थी ठीक लग भी रही हूँ या नहीं। कहीं ऐसा ना हो विजय मुझे देखकर वापस जेद्दा के लिए फ्लाइट ले ले और कहे ऐसे लोगों के साथ क्या रहना। जैसे वो बहुत बड़े शेख हैं, वहाँ दुकान ही तो चलाते हैं, कौन से उनके तेल के कुएं हैं। चल फिटे मुंह, छित्तर मारेंगी, आई बड़ी दादी माँ। हाँ, मैं तो दादी माँ हूँ और आप तो बिल्कुल कॉलेज गोइंग गर्ल हैं। वैसे योर ड्रीम कम्स ट्रू ना। बहुत बोलती है, चल अब। पहले हम एयरपोर्ट चलेंगे और उसके बाद संगरूर। संगरूर जाने में कितना टाइम लगेगा? ओ मैडम, जितना एयरपोर्ट पे लगना है बस उतना ही लगना है। संगरूर जाने में तो 2 से 3 घंटे और उसके बाद फिर पहुंच जाने। अच्छा, हाँ। चलो। मंजू और दीक्षा दोनों ही एयरपोर्ट पहुंचती हैं। अपने मेहमान की पहचान मुकम्मल करने के बाद दोनों उसे लेकर गाड़ी तक पहुंचते हैं। देखिए जितेंद्र जी, हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हैं। किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इन्हें। ओ जी मैडम, तुसी टेंशन ना लो, है तो साडा रोज का काम हैगा। ओ जी अच्छा। लाओ जी बैग। चल दीक्षा, तू आगे बैठ जा। मैं क्यों आगे बैठूं? मैं तो पीछे बैठूंगी। जिद नहीं करते बेटा, आगे बैठेगी तो तू रास्ता भी बताती चलेगी। चल चल जल्दी कर। अंधेरा होने को है और गाड़ी से उतरते ही तीनों की हालत को देखकर आसानी से अंदाजा होने लगता है कि सफर की थकान अब उन पर पूरी तरह से हावी है। अच्छा हुआ ज्यादा रात होने से पहले ही हम आ गए। भाई ज्यादा रात हो जाती तो मुझे तो बहुत डर लगता है। विजय, तुम्हें ज्यादा रात में डर नहीं लगता? नहीं, हम तो वहाँ खूब रात को मजे करते हैं। अच्छा, क्या मजे करते हो? साहब, इतना भारी बैग, दुबई का सारा सोना इसी में भर के ले आए क्या? मम्मा, मैं सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है विजय, तुम यहीं सो जाओ। तुम्हारे लिए यहाँ ठीक रहेगा ना? या तुम मेरे कमरे में भी सो सकते हो। नहीं नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगा। वैसे भी आज इतनी गर्मी तो है नहीं। ठीक है, मैं यहीं सो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला रहता है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक उठा लेना मुझे। और अब बातें सुबह होंगी क्योंकि तुम भी बहुत थक गए होंगे। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। विजय के घर आते ही मंजू के तो हाव भाव ही बदल जाते हैं। उसकी हर कोशिश यही रहती है कि जैसे भी हो विजय उसकी नजरों से दूर ना रहे। दिन हो या रात, वो विजय के करीब रहना ही पसंद करती है। विजय को भी मंजू का साथ अच्छा लगने लगता है और वर्चुअल दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में भी अब दोनों ज्यादातर एक साथ एक ही जगह वक्त बिताने लगते हैं। रात के वक्त दीक्षा अपनी माँ के कमरे में विजय को देखकर अक्सर समझ जाती थी कि आखिर माजरा क्या है। कई बार उसने दोनों को एक दूसरे के पहलू में खोते हुए देखा था, लेकिन उसने कभी अपने मन की बात जाहिर नहीं होने दी। शायद दीक्षा को किसी खास और किसी अच्छे वक्त का इंतजार था, उस वक्त का जब वो विजय से अपना हाले दिल कह पाती।
दीक्षा अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी, लिहाजा उसे एक रोज मौका मिल ही गया। माँ किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी और विजय घर पर एकदम अकेला था। कॉलेज से लौटी दीक्षा ने उस रोज विजय से अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। आई लव यू, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम ये सब नहीं करना चाहते? कह तो दूँ, मगर डर लगता है कि तुम्हारी माँ कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। अपनी उम्र देखो और उनकी उम्र देखो। तुम पूरी जिंदगी उस बुड्ढी के साथ रहना चाहते हो या मेरे साथ? ये फैसला तुम्हारा है। रहना तो मैं तुम्हारे साथ ही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ। तुम कमजोर हो, तुम खुद ये सब कुछ नहीं करना चाहते, नहीं तो तुम अब तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल चुके होते। मैं कमजोर नहीं हूँ। चलो ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम जल्दी कुछ ना कुछ सोचो, नहीं तो मेरी सब्र का बांध टूट जाएगा तो मैं माँ को खुद ब खुद जाके सब कुछ बता दूंगी। वैसे ये ठीक रहेगा, तुम अपनी माँ को कहोगी तो कम से कम तुम्हारी माँ ये अपनी बेटी के बारे में कुछ तो सोचेगी। इसके बाद दीक्षा और विजय अक्सर मौका निकालकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और उधर घर में बैठी मंजू की कोशिश हमेशा यही रहती कि विजय किसी भी कीमत पर उसकी जिंदगी से दूर न जाए। मंजू उम्र के इस पड़ाव में पूरी तरह से विजय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, इस बात से अनजान कि घर में उसकी जवान बेटी विजय के लिए कुछ और ही सपने पाले बैठी है। क्या होगा माँ और बेटी की आंखों में पल रहे इन हसीन सपनों का, उसका भी करेंगे खुलासा। विजय पूरी तरह से मंजू की गिरफ्त में था, यानी वो मंजू से किसी भी कीमत पर बगावत नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ घर में बैठी मंजू की बेटी दीक्षा विजय को अपने सपनों का राजकुमार मान चुकी थी। विजय के लिए अब वो जमाने भर से टकराने को तैयार थी, यहाँ तक कि उसने सोच लिया था कि वो अपनी माँ से भी बगावत करेगी। दीक्षा ने भी कभी इस बात का इजहार नहीं किया था कि वो विजय से बेपनाह मोहब्बत करती है। हालांकि उसकी माँ किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी कि उसके और उसके आशिक विजय के बीच कभी भी कोई आए, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिससे मंजू पूरी तरह से बेखबर थी। एक रोज मंजू कमरे में जब विजय के साथ बैठी थी, तभी दीक्षा ने आकर एक धमाका किया, जिसकी उम्मीद मंजू कभी नहीं कर सकती थी। मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ कि मैं विजय से शादी करना चाहती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो दीक्षा? तुम जानती हो ना विजय से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। वो परदेसी है, कल को चला जाएगा, सऊदी में उसका बिजनेस है, और फिर उसके घर वालों का भी तो नहीं पता ना। मुझे कुछ नहीं पता। ये देखिए विजय के प्यार की निशानी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये तुमने क्या किया दीक्षा? आप छोड़िए, मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरी शादी उससे नहीं कराओगी, और ये भी पता है क्यों। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, अगर मेरी शादी विजय से नहीं हुई ना, तो आपकी पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगी मैं। अपनी ही बेटी के बगावती तेवरों ने मंजू को सर से पांव तक झकझोर कर रख दिया था। एक तरफ अपने प्यार पर बेटी का यूं डाका डालना तो उसे अखर ही रहा था, लेकिन उससे भी बड़ी बात मंजू के लिए ये थी कि वो दीक्षा की उस बात से घबरा गई थी कि उसकी पोल खुल जाएगी, यानी बेइज्जती के डर से मंजू पूरी तरह से डर गई। तब उसने विजय के साथ एक फैसला किया, ऐसा फैसला जिसका अंदाजा खुद विजय को भी नहीं था। अपने जवान आशिक के साथ मिलकर बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद मंजू के सामने सबसे बड़ी दुश्वारी यही थी कि वो लाश को ठिकाने कहां लगाए।
तब उसने पुलिस और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। ये बात सामने आई कि लड़की की मां और उसके प्रेमी विजय ने आपस में रलकर पहले तो मारकर पंखे से टांग दिया और बाद में पुलिस को बता दिया। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा सुराग पुलिस के लिए जरूर छोड़ देता है। बस पुलिस उसी सुराग के जरिए गुनहगारों की कलाइयों को जकड़ लेती है। दिमाग में बस चक्कर रहता, कभी अपने दादा से लड़ने चली जाती थी, कभी कुछ बोलती थी, कभी कुछ बोलती थी, और विजय की तरफ ही अटैक हो रही थी। अच्छा, बस हाँ जी, मेरे से बर्दाश्त नहीं। पुलिस के लिए विजय का मुंह खुलवाने का तरीका कारगर साबित हुआ, और एक बार विजय ने मुंह क्या खोला, इश्क में डूबे कत्ल की पूरी कहानी सामने आ गई, जिसके बारे में पुलिस ने न तो कभी देखा था और न ही कभी सोचा था। और रहा सवाल मंजू और विजय का, तो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी के अंधेरे में बंद हो गई। तो आज के केस में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए केस के साथ।